नाज़रीन, पुलिस ऑफ़िसर हमारे मुआशरे का एक ऐसा हिस्सा है जो बहुत सारी चीज़ों में हम उनको नेगलेक्ट कर देते हैं और उस वर्दी की हुर्मत को जानते हुए भी हम खौफ में मुब्तला रहते हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते कि वो किन हालात में काम करते हैं। आज हमारे साथ सीनियर पुलिस ऑफ़िसर एसएसपी पेट्रोलिंग हाईवे पुलिस जनाब वसीम डार साहब हैं। हम उनसे पूछेंगे जब वो एसएचओ थे या वो डीएसपी थे तो वो किन हालात से गुजरते थे। जाहिर है वो भी इंसान हैं, उनके सामने भी इसी तरह के मसाइल हैं जैसे हमारे सामने हैं, और हमें कोई गाली देता है तो हम भड़क उठते हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि अगर खुदा ना खास्ता उनके साथ के वाक़या हुआ हो या उनके किसी जूनियर के साथ हुआ तो उसने कैसे रिएक्ट किया। अगर उसने सही रिएक्ट किया तो ठीक है, अगर उसने गलत किया तो बतौर सीनियर ऑफिसर इनका क्या रोल था। मेरा नाम मोहम्मद वसीम डार है और मैं 93 में पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए डायरेक्ट इंस्पेक्टर भर्ती होकर महकमा पुलिस को मैंने ज्वाइन किया था। और अभी इस वक्त मैं बतौर एसएसपी पेट्रोलिंग पुलिस गुजरांवाला काम कर रहा हूँ। और इसके अलावा जो मेरी लाइफ के मुख्तलिफ़ इंसिडेंट्स होते हैं थ्रू आउट द सर्विस, ज़ाहिर बात हर इंसान मुख्तलिफ़ अदवार से गुज़रता है, मुख्तलिफ़ किस्म के वाक़यात से उसका पाला पड़ता है, और पुलिस में ख़ास तौर पे आपको रोज़ नए चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। तो जो मेरी ज़िंदगी का समझ लें एक बहुत इम्पॉर्टेंट वाक़या है वो ये है कि 2015 में मैं बतौर एसडीपीओ डस्का तैनात था, और उस दौरान हमारे जो थाना सिटी के एसएचओ थे शहजाद वड़ैच साहब, उनका और वकला का एक क्लैश हुआ। वकला ने कोई वहाँ से रजिस्ट्री लेने की कोशिश की, वहाँ जो सामने ऑफिस था, लेकिन वो रजिस्ट्री क्लर्क जो था वो निकाहनामा उसने तस्दीक करवाना था उन्होंने कहा जी कि आप नेक्स्ट डे आ जाएं, जिस पे उनकी आपस में बहस हो गई। बहस के बाद 15 पे कॉल चली, एसएचओ साहब मौके पे पहुँचे, वहाँ फिर वो वकला के साथ उनकी मज़ीद बहस हो गई। तो इस दौरान फिर एसएचओ तो वापस थाना की तरफ आ गया, वकला ने एक जुलूस अपना निकाला और वो वहाँ से निकल के एसडीपी ऑफिस की तरफ आ रहे थे। तो सामने फिर एसएचओ के साथ वो थाना के गेट के सामने, उनका जो गली जाती है थाने की तरफ, वहाँ उनका आमना सामना हो गया। अब उस इंसिडेंट में चाहिए तो ये था कि दोनों पार्टीज़ थोड़ा तहम्मुल का मुजाहरा करती हैं और मतलब अपना एमिकेबली इनका मसला रिजॉल्व हो सकता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ आपस में इनकी मज़ीद तलख़ कलामी हुई, जिस पे एसएचओ की तरफ से फायरिंग हुई और 2 वकला हज़रात वहाँ फौत हो गए। अब इस इंसिडेंट में आपको पता है कि इसके रिपरकशंस जो हैं वो बहुत ग्रेव होते हैं, और बाद में जो कह लें कि सारे पाकिस्तान में तकरीबन ये फैल गई यकदम एक जंगल की आग की तरह ये ख़बर। तो उसमें जो है अब मेरी जो ज़िम्मेदारी थी वो 2-3 एंगल से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गई थी। सबसे पहले तो ये था कि मुल्ज़िम को अरेस्ट करना, मुल्ज़िम को अपना साथ रखना ताकि वो ना कहीं भाग जाए। दूसरे नंबर पे फिर लॉ एंड ऑर्डर को भी कूल डाउन करके रखना ताकि हमारा वो मज़ीद वहाँ कोई किसी किस्म का मसला, कोई इंतशार ना फैले। और उसके लिए मुख्तलिफ़ वकला, मुख्तलिफ़ किस्म के जो लोग लीडिंग पर्सनैलिटीज़ थे उस इलाके के, उन लोगों के साथ बज़रिया फ़ोन रब्ता करना और उनको उसमें इंगेज करना। और तीसरे नंबर पे फिर इस बात को यकीनी बनाना कि एसएचओ जो हमारे उस वक्त है था कस्टडी में, उसको कोई नुकसान न पहुंचे और वो कानून का सामना करे, जो कानून के मुताबिक उसके साथ जो भी बाद में हो सकता था। तो इसलिए वो एसएचओ को तो लेके मैं थाने आ गया। थाने आके वो उसकी राइफ़ल और वगैरह वो सारी कब्ज़े में ली, और थाना में जो था उस वक्त सिर्फ मैं रह गया था। थाने के कुछ 1-2 बंदे थे, एक मुहर्रिर था, मेरे गनमैन थे, बाकी सारा थाना ही कहीं कोई कोर्ट में था, कोई कचहरी में था, कोई आए नहीं था थाने में उस वक्त ये सारे वाक़े को देखने के बाद। तो बहुत ज़्यादा समझ लें कि पैनिक फैल गई थी हर तरफ। अब इस सारे वाक़े को जो बाहर वकला हज़रात थे वो नाराबाज़ी और मुख्तलिफ़ किस्म के वो कर रहे थे, और मैंने बहरहाल अपने बंदों को कहा कि थानों के गेट वगैरह बंद कर दें और छत पे पहुंच जाएं ताकि किसी किस्म का कोई थाने की तरफ हमलावर हो तो फिर उसको इफ़ेक्टिवली हम आंसू गैस के ज़रिए रोक सकें। तो इस दौरान जो है एसएचओ साहब को हमने यकीनी बनाया कि वो हमारे साथ ही रहें, कस्टडी में रहें, कहीं भाग ना जाए और कहीं इस तरह का कोई मसला इंतशार और ना फैल जाए। ये वकला हज़रात थाने पे हमला करके एसएचओ को ना हमारी कस्टडी से छुड़वा लें। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस की हामिल थी वहाँ उस वक्त। तो इस सिलसिले में फिर मैंने फिर अब डीपीओ साहब को बताई सूरत हाल सारी, वो भी परेशान, और उसके बाद उन्होंने फिर फौरी तौर पे वहाँ से मुझे नफरी भेजी और ख़ुद भी वहाँ से चल पड़े। तो समझ लें कि एक हर तरफ
ज़बरदस्त किस्म की पैनिक फैला हुआ था। जो लोग जो थे ना वो इंतशार की तरफ जा रहे थे और मुख्तलिफ़ किस्म के फिर इसको सियासी एंगल, सियासी इन्वॉल्वमेंट शुरू हो गई थी। कुछ लोग थे जो एंटी गवर्नमेंट थे वो भी इसमें आना शुरू हो गए, फिर आर्सन और इस तरह का वो सारा जो प्रॉब्लम था वो यकदम ही एकदम फ्लेयर अप हो गया। सर, पुलिस ऑफिसर आप सीनियर हैं, आपका आपने क्या आप क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या एडवाइस देना चाहते हैं, और उस वक्त आप क्या तवक्को कर रहे थे जो नहीं हुआ तो फिर ये सामने आ गया? मैंने यही अर्ज़ किया कि इसमें हमें बतौर पुलिस ऑफिसर हमारी ज़िम्मेदारी, क्योंकि हम यूनिफॉर्म पहनते हैं, डिसिप्लिन फोर्स हैं, और डिसिप्लिन में ये होता है कि आप अपनी जो अना है या अपनी समझ लें कि जो अपनी ख्वाहिशात हैं उनको ख़त्म कर देते हैं। आपने बाई बुक चलना है, आपने अपने आप को कंट्रोल में रखना है, अपनी ज़ुबान, अपने अफ़ाल, इन सारी चीज़ों को अपने आप काबू में रखना है। अगर आप उससे एक्सीड करेंगे तो ज़ाहिर बात है सिचुएशन ख़राब होगी, बढ़ेगी और उसकी ख़राबी की तरफ चली जाएगी। बतौर पुलिस ऑफिसर हमने कोशिश करनी है कि टॉलरेंस का मुजाहरा करें। सिचुएशन हैंडलिंग इसी का नाम है। सिचुएशन में अगर आप ज़ाहिर बात है गालियाँ निकालने वाले भी होते हैं बीच में, मजमा में लोग तलख़ बातें करने वाले भी होते हैं, लोग आपको इंतशार की तरफ या आपको उकसाने की तरफ या इस तरह की बातें चुभती हुई लगाते हैं कि पुलिस बतौर इंसान आप जो हैं उसमें फ्लेयर अप हो जाते हैं। लेकिन अगर आपने अपने आप को काबू में रखा तो आप उसको अवॉइड कर सकते हैं इस तरह की सिचुएशन को। या मीडिया है या वकला हैं, आपका तो रोज़ चोली दामन का साथ है, तो ये आपकी ज़िंदगी का पहला वाक़या है, ये ऐसा हुआ कहीं? बतौर मतलब इतना संगीन हद तक मेरी ज़िंदगी का पहला वाक़या था जिसमें कि हमारी लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन आ गई थी। पुलिस का भी मतलब बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता था अगर वो क्लैश मज़ीद बढ़ जाते, और ज़ाहिर बात है अगर पुलिस फायरिंग करती या कोई इस तरह का और मज़ीद वाक़या होता तो दूसरी तरफ भी और नुकसान हो सकता था। सारे हालात पे बतौर एसडीपीओ कंट्रोल किया फिर? बतौर एसडीपीओ तो मैंने पहले नंबर पे तो कोशिश ये की ना कि जो मुल्ज़म था उसको कस्टडी में लूँ ताकि जो इंतशार मज़ीद ना फैले, उसकी वजह से ये पता चल जाए कि जी मुल्ज़म कस्टडी में है और कानून के मुताबिक उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। और वो ख़ुद ही उसने मतलब भागा नहीं, मैं समझता हूँ उसकी भी बहादुरी है उसमें, उसने कोई किसी किस्म की भागने की कोशिश भी नहीं की। तो हमने उसको कस्टडी में ले के बिठाया, उसको बाद हमने अपने जो फर्दर लोगों को इंगेज किया इलाके के, ताकि वो जो हैं वकला हज़रात को भी समझाएँ, उसके अलावा सियासी तौर पे इन्वॉल्वमेंट जो है उसको भी कम से कम उसमें आने दें। डॉक्टर साहब, ये जब ये वाक़या हो गया, आपको क्या बताया गया? आपने मौका चेक किया कि वो जो हलाकतें थी वो मौके पर हुई या हॉस्पिटल में जाके हुई? नहीं, वो मौके पे ही हो गई थी, क्योंकि मेरा ऑफिस से तकरीबन ये समझ लें कि आधा फरलांग भी नहीं होगा वो जो जगह थी जहाँ इंसिडेंट हुआ। तो मैं तो फायरिंग की आवाज़ सुनते ही बाहर आ गया ना। जब मैं बाहर निकला हूँ तो बिल्कुल सुनसान वीरान हर चीज़, और वो जो दोनों डेड बॉडीज़ थी वहाँ मौके पे पड़ी थी, मतलब दे वर एट टेकिंग देयर लास्ट ब्रेथ्स, आखिरी सांस ले रहे थे दोनों। और मैंने तो फौरी तौर पे पहले फिर एसएचओ को पकड़ा, वो उसके पास पहुंचा, उसको पूछा, उसने कहा जी मैं ये सारा मुझसे हो गया। मैंने फिर उसको अपनी कस्टडी में ले लिया और उसके बाद उन लोगों को कोशिश की कि अस्पताल की तरफ रवाना कर दिया जाए। तो बच सकते थे वो दोनों? नहीं, उनका बचने का मुश्किल था वो, क्योंकि वो उनको बड़ी फैटल इंजरीज थी। एक तो मौके पर उसी वक्त डेथ हो गई थी, दूसरे के आखिरी सांस चल रहे थे बिल्कुल। आपने जब मौके पर पहुंचे, आपने क्या देखा उस वक्त? कितने लोग वहां पर स्पॉट पे मौजूद थे जब वहां पर दो डेड बॉडी पड़ी हुई थी? नहीं, उस वक्त कोई बंदा नहीं था, बिल्कुल वो दोनों डेड बॉडीज़ थी और बाकी हर चीज़ वहाँ सुनसान हो गई थी, कोई बंदा नहीं बिल्कुल करीब था। तो इसलिए फिर वो जो तो मतलब फौरी तौर पे तो उनको मैंने बताया कि एसएचओ को कस्टडी में लेने के बाद फिर वो मैंने उन लोगों को इंगेज किया कि इसके डेड बॉडीज़ जो हैं वो या ज़ख्मी जो हैं शदीद ज़ख्मी थे वो उनको हॉस्पिटल ले जाएँ। ये जो जलाओ गिराओ हुआ, आपको याद है कि कितनी देर बाद शुरू हुआ? तकरीबन आधे घंटे के अंदर अंदर शुरू हो गई थी हर चीज़। कितना नुकसान हो गया था रियासत का जो आपका? अब वो काफ़ी ज़्यादा था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन काफ़ी मतलब देखें ना, मेरा ऑफिस एसडीपी ऑफिस था उसको जला दिया गया, और उसके बाद जो एसी का घर था वहाँ आग लगा दी गई, और उसके अलावा भी मतलब ऑफिसेस जो थे मेन उनको पथराव किया गया, और इस तरह की गाड़ियों को भी पथराव किया गया जो लोगों की आ जा रही थी। सारा रोड ब्लॉक्स हो गए थे 1 मिनट के अंदर अंदर। नहीं, मैं तो फिर उसके दूसरे दिन या तीसरे दिन मेरा ट्रांसफ़र हो गया था वहाँ से। और उसके बाद लेकिन ये है कि हमारे जो सीनियर ऑफिसर्स थे वो फौरी तौर पे एंगेज हो गए, जिसकी वजह से वो काफ़ी मसाइल जो हैं हल होने शुरू हो गए थे, और बड़े हायर लेवल पे इसमें एंगेज हुए थे हर चीज़, आईजी से लेके नीचे तक, बल्कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब उसमें शामिल थी, उन्होंने भी उनको कूल डाउन किया है। चूँकि मेन मुल्ज़म कस्टडी में आ चुका था, उसके बाद फिर कोई जवाज़ नहीं बनता था कि इसको बात को मज़ीद बढ़ाया जाता।
इसमें हमारी जो मेन चीज़ मैंने अर्ज़ की है कि हमें डिसिप्लिन, जब हम डिसिप्लिन फोर्स कहलाते हैं तो फिर डिसिप्लिन को अपने ऊपर लागू भी करना है, तहम्मुल, बुर्दबारी और सिचुएशन हैंडलिंग और कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करना है, अपनी लोगों की बात सुननी भी है और उनको इफ़ेक्टिवली अपनी बात कन्वे भी करनी है। ये अगर पुलिस में इस तरह की ट्रेनिंग बार बार दी जाए ना, क्योंकि ट्रेनिंग एक दफ़ा करने से बंदा उसमें एक्सपर्ट नहीं होता, जब बार बार आप एक काम करेंगे, सिचुएशन हैंडलर्स बन जाएंगे। यहाँ मैं आपको पता है कि SDPO सैटेलाइट टाउन भी रहा हूँ और उन दोनों में बहुत से जुलूस जलसे स्टूडेंट्स के निकलने शुरू हो जाते थे और उन जलसों को हैंडल करने से भी मेरी बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग हुई है। मतलब मेन ये है कि आपने अपना उसमें ये नहीं दिल, एक तो ये है ना कि अपना टेम्पर लूज़ नहीं करना, टेम्पर लूज़ करेंगे सिचुएशन मज़ीद ख़राब होगी। देखिए जब मॉब होता है ना, मॉब की एक अपना माइंड होता है, मॉब को आपने इसी तरह उसको डेफ एयर उनको तरफ करना है इस तरह के सिचुएशंस में। अगर आप अपनी गाली के जवाब में गाली देंगे तो फिर सिचुएशन आपके काबू में नहीं रहेगी। जो कानून तोड़ने वाले हैं बाद में उनको बुक किया जा सकता है, जिस तरह इस मुकदमे में भी हुए हैं।